नमस्कार साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। प्रायः हम लोग नाना प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। हम लोग डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं, हम लोग गणराज्य या रिपब्लिक का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का प्रयोग करते हैं, एकात्मक संघात्मक का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों को ये नहीं प्राय समझ में आ पाता कि आखिर क्या जितने प्रकार की भी शब्दावलियों का प्रयोग हम राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए करते हैं, क्या उसका कोई वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण है भी क्या। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति या कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के विषय में ये बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा रहता है छात्रों के समक्ष कि उनको समझने में कठिनाई होती है कि सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाए। और अक्सर ये छात्र पूछते हैं इस प्रश्न को कि क्या इस वर्गीकरण का आधार भी कोई है या कोई वर्गीकरण आर्बिट्रेरीली ही कर दिया जाता है। आज हम लोग कम से कम 4 प्रकार के वर्गीकरण की बात करेंगे कि जब भी हम इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम को या राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए, तो वास्तव में उसके कई आधार हो सकते हैं और आज हम उन चारों आधार की बातें करेंगे। आइए सबसे पहले आधार की बात करते हैं कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था को उसकी शासकों की संख्या के आधार पे परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात व्हाट इज द नंबर ऑफ रूलर्स। और इस व्यवस्था को सबसे पहले इसलिए ले रहे हैं कि सबसे पहले प्लेटो और अरस्तू के ज़माने से ही ये वर्गीकरण की प्रक्रिया चल रही है और इस वर्गीकरण को आज तक इसका कोई काट नहीं हो पाया या उस वर्गीकरण में कोई बहुत रद्दोबदल नहीं हो पाया। प्लेटो ने वास्तव में जो अपनी व्यवस्था बनाई थी उसमें उसने कहा कि भाई एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी ये 2 प्रकार की प्रमुख शासन व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात या तो कुछ लोगों का शासन होना चाहिए और या जनता का शासन होना चाहिए, ऐसी उसकी मान्यता थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम इसमें कंट्रीब्यूशन किया वो अरिस्टोटल ने किया, और उसकी वजह ये थी कि अरिस्टोटल ने उस समय यूनान में लगभग 158 जो वहाँ पे पोलिस थे या नगर गणराज्य थे उसने उनके संविधानों का अध्ययन किया। आफ्टर हैविंग स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, उसने एक वर्गीकरण किया और उसने ये वर्गीकरण किया कि या तो किसी देश में एक व्यक्ति की सरकार होती है या शासन होता है, या उसमें कुछ लोगों का शासन होता है, और या उसमें जनता का शासन होता है, अर्थात सभी लोगों का शासन होता है। और उसने बताया कि जब शासन एक व्यक्ति का होता है तो उसे मोनार्की या राजतंत्र कहते हैं, जब वो शासन कुछ लोगों का होता है तो उसको कुलीन तंत्र कहते हैं, और जब वो शासन सभी लोगों का होता है, जनता का होता है, तो अर्थात उसको उसने पॉलिटी अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का नाम दिया कि वो एक संवैधानिक व्यवस्था मानी जाती है, जहाँ पे कि सबके शासन होने का मतलब कि वो किसी का शासन नहीं होता है, वहाँ पे एक संविधान का शासन होता है। लेकिन अरस्तू ने एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा इसमें कंट्रीब्यूशन ये किया कि ये शासन गुणात्मक रूप से अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, अर्थात अगर एक व्यक्ति का शासन है और वो अच्छा है तो राजतंत्र, लेकिन अगर वो बुरा है तो उसने कहा कि भाई वो तो अधिनायकवादी हो जाएगा या डिक्टेटर हो जाएगा, वो डिक्टेटोरियल उसमें टेंडेंसी दिखाई दे जाएंगी। इसी प्रकार से अगर कुछ लोगों का शासन है और वो जनता के हित में शासन, चाहे है कुछ लोगों का शासन, लेकिन अगर वो पूरी जनता के हित में शासन करता है तो उसने कहा कि वो कुलीन तंत्र है। लेकिन अगर वो स्वयं के हित में शासन करने लगते हैं कुछ लोग, तो वो धनिक तंत्र हो जाते हैं, अर्थात वो धनिकों के इंटरेस्ट में शासन करते हैं। और इसी प्रकार से अरस्तू ने जो तीसरा वर्गीकरण किया वो पॉलिटी का किया कि अर्थात जो सभी व्यक्तियों का शासन होगा, जनता का शासन होगा, और जब जनता का शासन होगा और जनता के हित में काम करेगा तब वो वास्तव में उसने पॉलिटी नाम की संज्ञा दी। लेकिन अगर सब लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो, लेकिन फिर भी वो कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा उसका उपभोग किया जाए या उसको हाईजैक कर लिया जाए, तो ऐसे शासन को उसने भीड़ तंत्र की संज्ञा दी, मॉबोक्रेसी की संज्ञा दी। तो इस प्रकार से ये प्लेटो और अरस्तू के ज़माने से ये व्यक्ति के आधार पर
कैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं को परिभाषित किया जाए। आगे चल के मैकियावेली ने कहा कि भाई उसने जो ये अरस्तू का जो 3 वर्गों का क्लासिफिकेशन था, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और सभी व्यक्तियों को, इसको उसने समाप्त करके कहा कि या तो एक व्यक्ति का शासन होता है, अर्थात या तो संप्रभु एक होता है, या सभी लोग संप्रभु होते हैं, जिसको उसने रिपब्लिकन गवर्नमेंट कहा कि या तो मोनार्किकल गवर्नमेंट होगी या रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी। आगे चल के मॉन्टेस्क्यू ने इसमें और कंट्रीब्यूशन किया, और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि या तो अधिनायकवादी शासन व्यवस्था होती है या संवैधानिक शासन व्यवस्था होती है, और अगर संवैधानिक शासन व्यवस्था है तो वो उसमें चाहे एक व्यक्ति का शासन हो तो वो राजतंत्र कहा जाता है, और अगर उसमें कानून का शासन हो तो उसको रिपब्लिक कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के शासन के संख्या के आधार पे कि कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं, कितने व्यक्ति शासक हैं, उसके आधार पे पहला वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कि सबसे सर्वमान्य अरस्तू का क्लासिफिकेशन मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, अर्थात राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक व्यवस्था, ये 3 प्रकार, संवैधानिक लोकतंत्र, ये 3 व्यवस्थाएं बनती हैं। दूसरा वर्गीकरण किया जाता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये किसी भी राज्य में 3 प्रमुख संस्थाएं होती हैं, और इनमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों के आधार पे जब हम किसी राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं कि हमने वहाँ की संस्थाओं के आधार पे या संस्था के आधार पे राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। और जब संस्थाओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया जाता है तो वास्तव में 2 प्रमुख प्रकार की व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हमारे समक्ष आती हैं। पहला जिसको हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, और दूसरा जिसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। आइए ब्रीफली समझते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध होते हैं वो बहुत ही सहयोगात्मक होते हैं। और हाँ, ये आपको ज़रूर बताते चलें कि जो संसद है उसका काम है कानून बनाना, इसको हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं कि अर्थात इसका काम व्यवस्थापन करना होता है। तो चाहे संसद कहें, चाहे व्यवस्थापिका कहें, चाहे लेजिस्लेचर कहें या पार्लियामेंट कहें, भाव एक ही है कि कानून बनाने वाली संस्था। और जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका होता है, उसका काम होता है उन कानूनों को जो संसद ने या व्यवस्थापिका ने बनाया हो उसको लागू करना। तो बनाने का काम संसद का, लागू करने का काम कार्यपालिका का, ये मूल चीज़ ध्यान में रखना है। तो इन दोनों में बड़ा सहयोग होता है, और सहयोग इस प्रकार से होता है कि संसदात्मक व्यवस्थाओं में, जैसे आपने भारत का अगर मॉडल आपको पता ही होगा, या इंग्लैंड है, या और भी संसदात्मक जो व्यवस्थाएं हैं देश दुनिया की, वहाँ पे सबसे पहले जनता संसद को चुनती है, और संसद में जब चुने जाने के पश्चात संसद के जो लोग होते हैं उनमें जो बहुमत दल आता है वो अपना प्रधानमंत्री और अपने मंत्रियों का निर्धारण करता है। और इस प्रकार से संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है और कार्यपालिका संसद के द्वारा चुनी जाती है। तो इस तरीके से चूँकि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव संसद के द्वारा चुनी जाती है और संसद से निकली होती है, तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अन्योन्याश्रित होते हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब ये हुआ कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को बनाती है और कार्यपालिका को हटा भी सकती है, और इसी प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका को हटा भी सकती है और नई व्यवस्थापिका को बना भी सकती है। तो अन्योन्याश्रित जो इंटरडिपेंडेंस का भाव होता है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में होता है, और कार्यपालिका के सारे सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। और इस प्रकार से जब वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं तो व्यवस्थापिका में सारी बहस को, सारे उसके गतिविधियों को एक प्रकार से नेतृत्व भी प्रदान करते हैं, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सहयोग से पूरी राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। ऐसी व्यवस्था को हम संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, जो कि आपको इंग्लैंड में, भारत में, कनाडा आदि देशों में दिखाई दे जाती है। दूसरी व्यवस्था जो इनके संबंधों के आधार पर परिभाषित की जाती है उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, आपने अमेरिका का संविधान जरूर पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि अमेरिका में
जनता राष्ट्रपति को चुनती है, या जनता पहले एक निर्वाचक मंडल को चुनती है और एक निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है, लेकिन राष्ट्रपति एक प्रकार से पूरे देश के द्वारा चुना हो गया एक अकेला व्यक्ति होता है। तो जाहिर है कि जब भी कोई एक अकेला व्यक्ति पूरे देश के द्वारा चुना जाएगा तो वो बहुत शक्तिशाली हो ही जाएगा, क्योंकि उसको ये भाव होगा कि हमको तो किसी राजनीतिक दल ने नहीं चुना है, हम तो किसी बहुमत के द्वारा यहाँ पे नहीं लाए गए हैं, बल्कि हमको तो पूरे देश ने एक बहुमत प्रदान किया है। लिहाजा पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो उस एक व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति की को धुरी मान के चारों तरफ उसके घूमती है। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद को धुरी मान के सारी राजनीतिक व्यवस्था उसके संसद के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए उसको संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति को केंद्र मान के धुरी मान के सारी राजनीतिक व्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है और राष्ट्रपति बेहद शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति के शक्तिशाली होने का एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि ऐसी व्यवस्थाओं में, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, अध्यक्षात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सब एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। कोई किसी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई भी किसी के संगठनात्मक पहलू पे भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका में कभी नहीं जाएगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है और न्यायपालिका तो एक अलग संस्था होती ही है। तो इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आपने देखा कि उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में वो सहयोग नहीं होता है जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में हमको दिखाई देता है, और इस प्रकार से कभी कभी टकराव का वातावरण बन जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि उसमें स्थायित्व तो होता है, क्योंकि जनता ने राष्ट्रपति को चुना है, उसको 4 साल के पहले कोई हटा नहीं सकता। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था और 1789 के से लेकर आज तक कोई भी राष्ट्रपति अपने पद से हटाया नहीं गया है। उसकी मृत्यु हो गई हो, उसने त्याग पत्र दे दिया हो, वो एक और बात है, लेकिन आज तक कोई राष्ट्र, क्योंकि संसद को ये अधिकार ही नहीं है वहाँ पे कि अध्यक्ष को हटा सके। और इसी तरीके से राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो आगे संसद को भंग कर सके। तो न राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, न संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है, न राष्ट्रपति संसद में जा सकता है जब तक कि कोई विशेष ऑकेजन न हो, न वहाँ की बहसों में वो भाग ले सकता है। अगर उसको कोई संदेश भेजना है तो वो जाएगा या उसका प्रतिनिधि जाएगा और संदेश पढ़ के चला आएगा, लेकिन राष्ट्रपति को वहाँ की संसद में जाने का, वाद विवादों में भाग लेने का, मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार से संसद और कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में सहयोग नहीं होता है, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित वो नहीं होते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी व्यवस्था, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, जो हम लोग जानते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो सरकारों की संख्या के आधार पे होता है। आप जानते हैं कि सरकारें राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। मूल अवधारणा तो समाज ने तो राज्य बनाया कि राज्य को हम संप्रभु मानते हैं, लेकिन राज्य तो एक एब्स्ट्रैक्ट संस्था है। राज्य के अपने संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारों को बनाना पड़ता है, और जब किसी एक राज्य में एक ही सरकार का अस्तित्व होता है तो उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन जब उसी राज्य में कई प्रकार की सरकारों का अस्तित्व होता है तो उसे हम संघात्मक राज्य कहते हैं। जैसे अगर आप भारत का उदाहरण ले लें तो भारत में एक केंद्रीय सरकार है जिसको हम संघीय सरकार या भारत सरकार कह सकते हैं, वो पूरे देश का शासन व्यवस्था देखती है। दूसरा, हमारे राज्य में अनेक प्रांतीय सरकारें हैं। ये प्रांतीय सरकार जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बिहार की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, पंजाब की सरकार, केरल की सरकार इत्यादि, मध्य प्रदेश की सरकार। तो ये सरकारें जो है वो प्रांतीय स्तर पे ही अपने शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं। और एक तीसरी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि हम लोगों ने स्थानीय सरकारें बनाई हुई हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हो गया है। तो भारत में एक प्रकार से त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था लागू है। तो हमारे देश में एक ही राज्य में 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं और तीनों को ही संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है संघात्मक शासन व्यवस्था का। और इस संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ खास बातें होती हैं। पहली तो ये
ये है कि यहाँ पे दो प्रकार की कम से कम सरकारें होनी चाहिए, जैसे कि पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट के पहले भारत में था कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें थीं। तो कम से कम दो प्रकार की सरकारें होनी चाहिए, पहली शर्त। जब दो प्रकार की सरकारें होंगी तो उनमें शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए कि कौन सी शक्ति केंद्रीय सरकार को और कौन सी शक्ति राज्य सरकारों को होगी। और जैसा कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में आपने देखा है कि वहाँ पे केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है, जिसमें ये परिभाषित है कि केंद्र को कौन से अधिकार होंगे और राज्य को कौन से अधिकार होंगे, और एक समवर्ती सूची भी है जिसमें कि दोनों को अधिकार प्राप्त होते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं, और सारी जो रेजिडुअल पावर्स है या रेजिडुअरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो सारे के सारे केंद्र को प्राप्त है। तो इस प्रकार से एक डिवीजन ऑफ पावर की स्कीम संविधान में रहती है। और जब डिवीजन ऑफ पावर की स्कीम रहती है तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, मौखिक तो हो नहीं सकता ये डिवीजन, जैसा कि हमारे संविधान में लिखित रूप में है। और ये संविधान बड़ा कठोर होना चाहिए, कठिनाई से परिवर्तित होना चाहिए, अर्थात उसकी एक विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे संविधान को संसद के 2/3 बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है संविधान में, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है, और भी उसमें बंदिशें हैं। और फाइनली एक ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जिसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार हो, जैसा कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से भारत में संघीय व्यवस्था है, विद्यमान है, और इसका मतलब कई प्रकार की सरकारें हैं और उनमें शक्तियों का विभाजन है, और उस विभाजन की रक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि शक्तियों का देखता है कि किसी प्रकार से कोई सरकार अतिक्रमण न कर सके। तो मूलतः यूनिटरी और फेडरल ये डिवीजन होता है। कभी कभी एक टर्म यूज़ किया जाता है क्वाजी फेडरल या अर्धसंघी। ये एक प्रकार से प्रोफेसर केसी वेयर एक हुए, उन्होंने एक टर्म क्वाइन कर दिया। उसका केवल मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जहाँ पे कि संघीय व्यवस्था तो लागू होती है लेकिन उसमें कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारे संघीय व्यवस्थाएं, सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे एकल नागरिकता है, सिंगल जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ, राज्यों में गवर्नर का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती है, और कुछ पहलुओं पे राज्य की जो सूची है, राज्य सूची है, उनके विषयों पे भी संसद विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से कुछ या हमारे यहाँ आपातकाल की जो स्थिति है, आपातकाल के प्रावधान है, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में एकात्मक प्रवृत्तियाँ भी संविधान में हमको यदाकदा दिखाई दे जाती हैं। इसलिए हमारे संविधान को बहुत सारे लोग क्वाजी फेडरल कहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जो संघीय व्यवस्था के जितने भी तत्व हैं वो हमारे सारे के सारे संविधान में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संख्या के आधार पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों के आधार पे और सरकार की संख्या के आधार पे ये 3 प्रकार के कारक हैं, 3 प्रकार के आधार हैं जिस पे कि हम सरकारों को क्लासिफाई कर सकते हैं। और आज मॉडर्न युग में जो प्रवृत्तियां क्लासिफिकेशन की प्रचलित हैं उसको मैं जल्दी से दोहरा देता हूं कि कौन कौन सी आज कैटेगरीज जो है वो हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे हम डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आपने लोकतंत्र और अधिनायकवाद ये सुना होगा, अर्थात डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, एक ये क्लासिफिकेशन चलता है। तो आप पता ही है कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, डिक्टेटर में जहाँ पे कि एक व्यक्ति का शासन होता है, ये है। मोनार्की और रिपब्लिक, इसमें छात्रों को बहुत ही एक प्रकार से कन्फ्यूजन होता है कि रिपब्लिक क्या चीज़ होती है, गणराज्य क्या चीज़ होती है। देखिए, राजतंत्र तो हम लोग सभी जानते हैं जहाँ पे कि एक व्यक्ति का शासन होता है जो कि अनुवांशिक आधार पे राजा बनता चला जाता है। जैसे इंग्लैंड में आप देखते हैं कि इंग्लैंड में एक ही वंश की परंपरा के लोग राजा बनते चले जाते हैं। लेकिन और भी जो स्थितियाँ हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसमें तो चुनाव होते हैं। और वास्तव में जिस देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वास्तव में एक प्रकार से कानून का शासन होता है, व्यक्ति का शासन नहीं होता। राजतंत्र की मूल भावना है कि व्यक्ति का शासन, और गणराज्य का मतलब है कि व्यक्ति का शासन नहीं, वहाँ पे कानून का शासन, संविधान का शासन, ये इसकी मूल भावना है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन ये आजकल चलता है। तीसरा क्लासिफिकेशन पूंजीवादी और साम्यवादी का चलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था है कि साम्यवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी आप जानते हैं कि जो कि जहाँ पे कि पूंजी का, जहाँ पे कि व्यक्तिगत
प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, इंडिविजुअल को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, और जो उद्योगपति हैं, जो रिच लोग हैं, उनका एक प्रकार से शासन व्यवस्था पे वर्चस्व होता है, उनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। और कम्युनिज्म वो शासन व्यवस्था है जहाँ पे कि ये माना जाता है कि मज़दूरों का, जनता का, सर्वहारा का उत्पादन के साधनों पर और उत्पादन के साधनों के उत्पादन के वितरण पर उनका पूर्ण नियंत्रण या स्वामित्व होता है। आजकल ऐसी व्यवस्था कहीं विशेष रूप से दिखाई देती नहीं है, क्योंकि हर जगह एक प्रकार से हाइब्रिड मॉडल्स लागू हो गए हैं। चीन और रूस में भी आपको एकदम प्योर कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे भी हाइब्रिड मॉडल्स लागू हैं, अर्थात उसमें आपको उदारवादी भी दिखाई दे जाएंगे, कैपिटलिज्म का भी एलिमेंट दिखाई दे जाएगा, और थोड़ा कम्युनिज्म का भी, साम्यवादी तत्व भी दिखाई दे जाएंगे। तो और यूनिटरी फेडरल, एकात्मक और संघात्मक अभी हम लोगों ने बात की है। तो इस प्रकार से आधुनिक युग में बहुत से क्लासिफिकेशन चलते हैं। ये सभी टर्म्स हम लोगों को जानना चाहिए, और आप लोग इसको और पढ़िएगा, और इस संबंध में अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।